किस्मत में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ साक्षी अमीरी और ऐसों में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानी गरीबों में जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। एक दिन साक्षी बड़ी सी गाड़ी में अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। रानी एक बस्ती में रहती थी, जिसके कारण साक्षी की गाड़ी अंदर नहीं आ सकी और उसे गाड़ी से उतरकर पैदल आना पड़ा। तभी उसकी नजर अपनी बहन पर जाती है, जो कि पानी की लाइन में खड़ी होती है। ओह माय गॉड, रानी तुम कितने डस्ट में रहती हो। यहाँ चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक पा रही हूँ। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे रह रही हो? साक्षी, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हो और तुमने एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। बस अपनी अमीरी का रौब चाह रही हो तुम मुझ पर। ये भी पूछने की जरूरत है कि तुम कैसी हो? तुम्हारा हाल तो तुम्हारे तन पर पड़ी ये फटी सूती साड़ी और बिना चप्पल के पैर ही बता रहे हैं। तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो या मेरी गरीबी का मजाक बनाने आई हो? ओह सॉरी, लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी गरीबी देख ही नहीं जा रही है, इसीलिए ज्यादा बोल दिया। साक्षी और रानी की बातें वहाँ खड़ी औरतें सभी सुन रही थी, जिसमें से एक माला नाम की औरत साक्षी की बातों का जवाब देती है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता होती ना इसकी, तो तुम इसे यहाँ खड़े होके ताने नहीं मार रही होती। जिस हाल में भी है, तुमसे भीख मांगने तो नहीं आ रही है ना ये, इसलिए यहाँ से तुम जाओ। ओह हेलो, तुम हो कौन जो मुझे ऐसे ताने मार रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? मेरी जो भी औकात हो, तुमसे तो अच्छी है। कम से कम मैं इंसान को समझती तो हूँ, तुम तो नहीं समझती हो। तुम्हें घमंड किस चीज का है? पैसों का? ये मत भूलो, पैसों के भी पैर लगे होते हैं। आज तुम्हारे पास है तो कल फिर किसी और के पास होंगे। रानी, ये औरत कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? तो चुपचाप खड़ी होकर ये सब सुन कैसे सकती है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरी सहेली की कब से बेइज्जती कर रही हो? आखिर में कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही आ गया ना। अच्छा, तो तुम इसकी सहेली हो? तुझे ऐसे ही घटिया लोग मेरे दोस्त बनाने के लिए? फिर तूने मुझे गलत क्यों बोला? देख, अगर तूने अब एक भी शब्द बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा कीचड़ उठा के तेरे ऊपर डाल दूंगी, फिर तेरी सारी डिजाइनर साड़ी खराब हो जाएगी और यहाँ की धरी रह जाएगी। कब से मैं तेरी बकवास सुनी जा रही हूँ। रानी मेरी बहन है, मैं इसे जो चाहे बोल सकती हूँ। तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? आगे से हमारे बीच में बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। साक्षी इतना कहकर गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपना पर्स उठाकर हॉल में फेंक देती है। तभी उसका पति गौतम उसे बोलता है, बेबी, तुम्हारा मूड किसने खराब किया और ये तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज मुझसे बात मत करो। लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? आज मैं बस्ती के बाहर वाले मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रानी भी यहीं रहती है। चलती हूँ, उससे मिल आती हूँ। मैं गई तो पानी की लाइन में लगी थी वो। मैं उससे बात करने लगी तो उसके आसपास वाली औरतें मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, मेरी बेइज्जती करी। मैंने गुस्से में अपना पैर पटका और वहाँ पड़ा सारा कीचड़ मेरे ऊपर ही आ गया। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अगर ऐसी बात है तो रहने दो, मैं बाद में पूछ लूंगा। बेकार में तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। आपको जो पूछना है ऐसे बीच में बात रोककर मुझे और परेशान मत करिए। मैं ये पूछ रहा था कि तुम वहाँ अपनी बहन का हालचाल पूछने गई थी या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने? अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ पैसे का घमंड दिखाने गई थी? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही हूँ। और हाँ, मैं उसे नीचे दिखाने ही गई थी। वो हमेशा से माँ और पापा की लाडली थी, उसके रहते मुझे कभी उनका प्यार मिला ही नहीं, इसीलिए मुझे उससे बहुत नफरत है। मुझे उसकी बेइज्जती करने में बहुत सुकून मिलता है। जब तुम ये सोचकर ही गई थी तो तुम्हारी बेइज्जती होनी ही थी। जाओ जाके अपने ऊपर का कीचड़ साफ कर लो, क्योंकि मन के अंदर का कीचड़ तो तुमसे साफ होने वाला नहीं है। गौतम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन रानी को अपनी बहन के लिए बुरा लगता है, जिसके चलते वो उसके जन्मदिन वाले दिन अपने हाथों से एक फूलों का गुलदस्ता तैयार करती है और खाने में उसके लिए उसकी मनपसंद का गाजर का हलवा लेकर बैठी होती है। तभी उसका पति केशव आता है और बोलता है, आज कुछ है क्या जो आज गाजर का हलवा बनाया तुमने? और ये गुलदस्ता ये किसके लिए है? जी वो मैं ये साक्षी के लिए बना रही हूँ। आज ना उसका जन्मदिन है और मैंने ना सोचा कि मैं उससे मिलने जाती तो हूँ नहीं, और वैसे भी हम दोनों का कोई मेल है नहीं, क्योंकि वो कितनी अमीर और मैं कितनी गरीब हूँ। तो सोचा मैं उसके लिए ये बना के लेके जाऊँ, उसको अच्छा लगे शायद से। एक बात बताओ, तुम कौन से मिट्टी की बनी हो? उस दिन वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती करके गई है, वो भी सभी बस्ती वालों के सामने।
उसके बाद भी तुम्हें उसके घर जाना है? माना उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने भी तो उसको बहुत कुछ बोला है ना, मेरी भी तो गलती है ना। लेकिन वो बचपन से ही घमंडी है, लेकिन मुझे एक बार सोचना तो चाहिए था। मैं तुमसे बहस में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें जाना है ना, जाओ, लेकिन हाँ समय से वापस आ जाना। जी ठीक है, मैं आपकी कही हुई सारी बातों का ध्यान रखूंगी। रानी इतना कहकर उनके पास जो होता है वो प्यार से लेकर साक्षी के घर निकल जाती है, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है, वॉचमैन उसे गेट पर ही रोक लेता है, लेकिन तभी गौतम आ जाता है और वो वॉचमैन को वहाँ से भगा देता है और रानी से बोलता है, रानी मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ। चलो साक्षी ने कुछ अच्छा तो काम किया तुम्हें यहाँ बुलाकर। गौतम जी, मुझे नहीं बुलाया साक्षी ने, लेकिन हर साल की तरह मैं उसके लिए हलवा बना के लेके आई थी, तो मैं सोची कि लेके चलूं, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। आप ये फूलों का गुलदस्ता और ये हलवा ना उसको दे दीजिएगा, बाकी मैं चलती हूँ यहाँ से। रानी इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर साक्षी का आना होता है और वो रानी को रोक लेती है और उसे पार्टी में लेकर जाती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। हेलो फ्रेंड्स, मिलो, ये है रानी। कहने के तो ये मेरी बहन है, लेकिन इसके और मेरे बीच में बहुत अंतर है। बेचारी की शादी बहुत गरीब घर में जो हुई है, 2 वक्त का खाना खा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छा, तो पक्का ये आज तुमसे पैसे मांगने आई होगी, क्योंकि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है और आज तो तुम किसी चीज के लिए मना नहीं करोगी। हाँ वो है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, ऊपर से ये मेरी सगी बहन है। साक्षी ये बात गलत है, वो तुमसे पैसे मांगने नहीं आई है, बल्कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का हलवा बनाकर लाई है। लेकिन तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी हो चली है, तुम पर पैसे के सिवा किसी चीज का असर ही नहीं होता। अब जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ। ये गरीब लोग होते ही हैं, अमीरों का खून पीने वाले। इसके पति ने इसे यहाँ इसीलिए भेजा होगा कि जाओ अपनी अमीर बहन से कुछ लेकर आ जाओ। अगर वहाँ जाओगी तो जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। देखो तुम तो चुप ही रहो, तुम सब पे अमीर का घमंड चढ़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये घमंड टूटेगा उस दिन तुम लोग अपनी नजर में इतना गिर जाओगे कि किसी से नजर नहीं मिला पाओगे। साक्षी, मैं अपने पति की कसम खा रही हूँ, मैं आज के बाद तेरे यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, और मुबारक हो ये तेरे अमीर ससुराल, और मैं अपने गरीब ससुराल में ना खुश हूँ। रानी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी साक्षी के घर नहीं आती। शांति का पति रमेश मजदूरी करता था और उसकी एक बेटी रेनू और बेटा उमेश सभी साथ में रहते थे। रेनू की उम्र दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और रेनू की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते थे, पर बाद में मना कर देते थे। दूसरी तरफ शांति का बेटा उमेश, जिसको शांति ने लाड़ पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उमेश काम से निकल गया था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी बेटी रेनू की शादी होगी। बेचारी की उम्र भी इतनी हो गई है, पर अभी तक घर में कोई खुशियाँ नहीं आई। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की किस्मत में जब होगा ना तो अच्छा लड़का मिल जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। अगर आज तुम अच्छे पैसे कमाने वाले होते तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता, आज शादी हो जाती। जिंदगी भर बस गरीबी ही देखी है। अगर तुम्हें ज्यादा गरीबी लग रही है ना तो घर में तुम्हारा बेटा उमेश भी तो है, उसे सर पे क्यों चढ़ा के रखती हो? उस कामचोर को बोलो ना बाहर जाके काम करे, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलो, अभी उसकी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि मजदूरी करने की। शांति अपने बेटे के पक्ष में अपने पति रमेश से बहस करती है। कुछ देर बाद रमेश के पास उसके बचपन के दोस्त अशोक की बेटी रितिका का फोन आता है। अशोक की तबीयत खराब होने के कारण रमेश अशोक को देखने के लिए गाँव जाता है। अशोक तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं रमेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी हुई है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी रितिका बिल्कुल अकेले रह जाएगी। रितिका की लंबाई की वजह से रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या ही होगा, कैसे शादी होगी उसकी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो और आपको कुछ नहीं होगा? अंकल जी पिताजी को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अशोक तूने मेरी हर चीज में मदद की है और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे उमेश से करवाऊंगा और रितिका ही मेरे घर की बहू बनेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखना शादी के बाद हम दोनों समझे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिखाई देंगे। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना, देखिए ना अंकल पिताजी को क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर देखिए ना अशोक को क्या हो गया है, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि अशोक का देहांत हो गया है। अशोक के देहांत के बाद कुछ दिन बाद रमेश रितिका को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त अशोक से किए हुए वादे को पूरा करता है। शांति, हम रितिका और उमेश की शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ रितिका हमारे घर की बहू बने।